जय हिंद दोस्तों। सरकार, एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। माहौल बनेगा सरकार अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर दी तो। सर आइए हम अमेंडमेंट पढ़ रहे थे, रिमेनिंग अमेंडमेंट पढ़ लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स इंटरमीडिएट के लिए। सर आओ बच्चों, सर लास्ट अमेंडमेंट हमने पढ़ा था चैप्टर मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट के अंदर सर्कुलर। आइए सर अगला अमेंडमेंट हम पढ़ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर था उसमें हल्का सा चेंज ये हुआ है। सर पहले जब रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो सर जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in यहाँ आप जाएंगे। फॉर्म नंबर GST REG01 जब ओपन होता है उसका पार्ट ए जब आप फिल करते हो उसमें आप अपना पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर इंसर्ट करेंगे, मतलब लिखेंगे इंसर्ट मतलब टाइप करेंगे सर, क्लियर। वहां से पैन नंबर से ही सीबीडीटी की वेबसाइट, मतलब इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है वहां से सीबीआईसी डिपार्टमेंट वो वेबसाइट डेटा फेच कर लेगी और सर आपके पैन नंबर से जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक्ड है उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएंगे और वो ओटीपी के थ्रू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर, डन, ये प्रोसीजर होगा। पर सर पहले क्या हुआ करता था, पहले आप पैन नंबर लिखते थे, मोबाइल नंबर भी आपको अलग से टाइप करना पड़ता था, ईमेल आईडी भी अलग से लिखना पड़ता था और वहां पर उन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए आप ओटीपी वहां उस रेस्पेक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आता था और वहां से वेरीफाई करते थे। पर अब डिपार्टमेंट ने क्या किया, बोल दिया जो आपके पैन नंबर से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक्ड है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जो आपके पैन नंबर से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक्ड है हम उसी पे ओटीपी भेजेंगे और उसी के थ्रू जो ओटीपी वेरिफिकेशन होगा वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके लिए जीएसटी पोर्टल पे भी रजिस्टर्ड होगा। क्लियर, तो आपको यहां पे अलग से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने की जरूरत नहीं है। ये अमेंडमेंट हुआ है, बाकी कोई खास अमेंडमेंट नहीं हुआ सर। देख लीजिए सर आप सर हम पढ़ लेते भले आप चाहे तो। एवरी पर्सन लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड पर्सन सीकिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन शैल बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर हिज पैन। पहले मोबाइल नंबर ईमेल आईडी था, इसको काट दिया। देखिए सर आप, शैल डिक्लेयर पैन, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जिस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में उसको रजिस्ट्रेशन कराना है वो सेलेक्ट करेगा पार्ट ए में। इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म नंबर GST REG01 ऑन GST कॉमन पोर्टल दैट इज gst.gov.in। क्लियर। अब सर द पैन नंबर जो परमानेंट अकाउंट नंबर है शैल बी वैलिडेटेड ऑनलाइन बाय द कॉमन पोर्टल फ्रॉम द सीबीडीटी वेबसाइट, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स की वेबसाइट से वो वेरीफाई करेगा। एंड shall also be verified through separate OTPs sent to mobile number and email address linked to the PAN। आपके परमानेंट अकाउंट नंबर पे जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक होगा उस पे ओटीपी जाएंगे और उसके थ्रू वेरीफाई होगा आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। क्लियर, डन, कोई खास अमेंडमेंट नहीं। चलिए सरकार, अब एक और बात, रूल नंबर 8 सब रूल नंबर 4A हमने पढ़ा हुआ है साहब। अब वहां पे एक प्रोवाइजो ऐड किया। ये प्रोवाइजो अभी प्रैक्टिकली बात करें, अभी ये इसको अप्लाई जो करवाया है वो केवल गुजरात में ही एप्लीकेबल हुआ है, कहीं और अभी ये एप्लीकेबल नहीं है। गुजरात को एक मॉडल स्टेट मानते हुए पहले वहां पे इस प्रोविजन को एप्लीकेबल किया, अब धीरे धीरे फेजेस मैनर में पूरे इंडिया में इसको अप्लाई करवा देंगे। अभी प्रोविजन क्या है वो तुम्हें समझा देता हूं बच्चों में। सर हमने बात करी थी जब आप आपका रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन सबमिट करते हो, पार्ट ए सबमिट किया, टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा, टीआरएन को यूज करके पार्ट बी ओपन करोगे, पार्ट बी के अंदर सारा रजिस्ट्रेशन का आप डिटेल डालेंगे सर, आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ। क्लियर सर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करके अपलोड करेंगे। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे फिर आपको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया तो सर आप क्या, सर मोबाइल नंबर पे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जो सर लिंक है वो आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, ओटीपी बेस्ड ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक्ड है, एंड सर वहां से वेरिफिकेशन हो जाएगा आपके आधार का। क्लियर। अब जैसे आपने एप्लीकेशन सबमिट करी, अब साहब क्या होगा यहां पर, अब जो यहां तक तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था सर, अब बात समझना ध्यान से। अब यहां पे क्या लिखा है मालिक सर स्टेट ऑफ गुजरात के अंदर ये एप्लीकेबल किया है कि अगर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए आपने अप्लाई किया, आधार ऑथेंटिकेशन हुआ आपका। अब सर क्या होता है बच्चों, आधार नंबर पता है क्या है, ये वो सोर्स है डिपार्टमेंट के पास जिसमें आपकी पूरी कुंडली है। कुंडली मतलब सर आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आधार से लिंक करी हुई है। आपके नाम पे कार कौन सी है, आपके नाम पर सर प्रॉपर्टीज कौन सी है, कहां आपने प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है, कहां प्रॉपर्टी आपने खरीद रखी है, सर सब कुछ आधार से लिंक्ड है, आपको पता है बच्चों। जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी आपका आधार से लिंक किया हुआ मालिक। अब सर अब क्या हुआ,
आधार के बेस पे पूरी कुंडली डिपार्टमेंट के पास है। अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, जैसे आपने आधार ऑथेंटिकेशन कराया, आपकी पूरी डिटेल डिपार्टमेंट के पास आ गई है और डिपार्टमेंट ने वो हिस्ट्री आपकी देखी तो पता पड़ा कि आप तो बहुत ही फ्रॉडुलेंट आदमी हो। आपने 2 साल पहले ही जीएसटी के अंदर बहुत बड़ा फ्रॉड करके अपने जीएसटी का, सर आप 1 साल की जेल जा चुके हो, आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कंपनी वगैरह बंद करके कैंसिल भी करा दी, डमी कंपनीज बनाई थी, शेल कंपनीज बनाई थी, कंपनियां बंद कर दी, आपके जीएसटी नंबर पे वो सब लिंक्ड है। ये डिपार्टमेंट, आपने जैसे आधार ऑथेंटिकेशन कराया, डिपार्टमेंट को वहां सब दिख गया सब, ये तो आदमी बहुत भारी है, बुलाओ इसको। तो उसके लिए बोला है क्या, अगर ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स डिपार्टमेंट को, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि इस पर्सन को डिपार्टमेंट में फिजिकली बुलाना है, सर फिजिकली इसको वेरीफाई, फिजिकली इसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने, इसको वेरीफाई क्या करेंगे ओए सर। तो ऐसे केस में अब सुनना बात को ध्यान से, सर ऐसे आधार नंबर को डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करेगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ। सर ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स के बेस पे वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये वो आधार नंबर है, ये वो पर्सन है जिसको फैसिलिटेशन सेंटर, जीएसटी फैसिलिटेशन सेंटर मतलब एट प्रेजेंट गुजरात के अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वही फैसिलिटेशन सेंटर है, वहां पे उस एसएससी को बुलाया जाएगा, वहां वो अंगूठा लगा के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है ना सर, वो करवाया जाएगा, उसका फोटोग्राफ लिया जाएगा लाइव, एंड सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उससे उसके साथ आइडेंटिफिकेशन के लिए मंगाए जाएंगे, जिसको स्कैन करके अपलोड किया जाएगा, तब जाके ये मानेंगे कि उसकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट हुई है। वरना सर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट ही नहीं हुई, ये माना जाएगा बच्चों। अच्छा ये सबके लिए नहीं है, ये उन्हीं लोगों पे प्रोविजन एप्लीकेबल है जिनकी कुंडली खराब है, पास्ट खराब है, जिन्होंने कुछ ना कुछ कांड किया हुआ है, जिन्होंने सर कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है टैक्सेशन वगैरह के केस में, और डिपार्टमेंट को लगता है क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर इस एसएससी को फिजिकली यहां पर बुलाना चाहिए, बायोमेट्रिक कराना चाहिए, फिजिकल लाइव फोटोग्राफ लेना चाहिए, एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके फिर ही इसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। तो ऐसे ही पर्सन को, केवल उन सेलेक्टेड लोगों को जो आइडेंटिफाई होंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क पैरामीटर्स एंड डेटा एनालिसिस, उन्हीं को बुलाएंगे, सबके लिए नहीं बच्चा। क्लियर? तब जाके आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट हुई है मानेंगे बेटा। क्लियर? डन। तो सर एक बार आप चाहे तो पढ़ लीजिए, बाकी कोई खास बात नहीं है। अच्छा एक बात और, जब ये लोग जिनको डेटा एनालिसिस के बेस पर, रिस्क पैरामीटर के बेस पे सर डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई करके पकड़ा है, बुलाया है और इनका सर फिजिकली बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वगैरह किया है, उसके बाद इनका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट हुआ है माना जाएगा। इन ऐसे केस में डिपार्टमेंट को 30 दिन का वक्त है। नॉर्मली क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन जब आपने सबमिट कर दी उसके 7 दिन के अंदर अंदर या तो डिपार्टमेंट आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा, या उनको लगता है कि मामला गड़बड़ है तो 7 दिन के अंदर आपको नोटिस इश्यू कर देगा। यहां डिपार्टमेंट ने इन लोगों के लिए 30 दिन का वक्त रखा है, जैसा यहां पे क्लोज नंबर डबल ए इंसर्ट किया, बोला क्या ऐसे लोग जो डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर के बेस पे आइडेंटिफाई हुए ऑन द कॉमन पोर्टल, ऐसे लोगों के लिए जब इनकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट होगी उसके बाद 30 दिन का टाइम है डिपार्टमेंट के पास, इनको या तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दे, या अगर डिपार्टमेंट को कोई क्लेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन या और कोई रिकॉर्ड चाहिए तो सर ऐसे केस में 30 दिन के अंदर डिपार्टमेंट को नोटिस इश्यू कर दे। 7 दिन का इनके लिए फैसिलिटी नहीं है, 30 दिन का है। अच्छा याद है बेटा 30 दिन का कुछ लोगों के लिए और भी था सर, जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, किनके लिए, जिन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट ही नहीं किया, या आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया पर आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, या और कोई एसएससी जो डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं यहाँ पे तो फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस का वेरिफिकेशन करने के बाद ही इनको रजिस्ट्रेशन देना चाहिए। उन सारे केस में 30 दिन का वक्त है, और इस केस में भी डिपार्टमेंट बोल दिया क्या हम उसके प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और 30 दिन का टाइम है साहब, और उसके बाद ही हम इसको या तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे या नोटिस इशू करेंगे सर। क्लियर? तो सर और कोई खास अमेंडमेंट नहीं था, आप चाहे तो एक बार रीडिंग कर लीजिए सर यहाँ पे। देखिए सर, फर्दर विद इफेक्ट फ्रॉम 26th of December 2022 if the applicant is applying for GST registration in the state of Gujarat, then the following additional procedure needs to be followed by the applicant. Every registered person, अब सर क्या एडिशनल प्रोसीजर है, एवरी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन मेड बाय अ पर्सन अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6D। अच्छा 25(6D) में लिखा हुआ है कि इन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन करवाना ही नहीं है, जैसे अरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट वगैरह बेटा। क्लियर? तो उनको जब आधार ऑथेंटिकेशन कराना ही नहीं है तो उनके केस में प्रोविजन लगेगा ही नहीं सर। ठीक है सर, वापस पढ़ो। एवरी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन मेड बाय अ पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर एंड इज, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, एंड इज आइडेंटिफाइड ऑन द कॉमन पोर्टल, जो आइडेंटिफाई हुआ कॉमन पोर्टल पे, किसको पकड़ो साहब, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स,
उसी पर्सन को बुलाएंगे सर। शैल बी फॉलोड बाय बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, अंगूठा लगवा के, बायोमेट्रिक मतलब अंगूठा लगवा के होता है ना सर, वेरिफिकेशन। एंड टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट वेयर द एप्लीकेंट इज एन इंडिविजुअल और ऑफ सच इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू एप्लीकेंट इज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 6D। जैसे कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर्स वगैरह, पार्टनरशिप में तो पार्टनर्स, हाँ है ना भाई, ट्रस्टी वगैरह, ट्रस्ट वगैरह केस में, तो उन लोगों को बुलाया जाएगा वेयर द एप्लीकेंट इज नॉट एन इंडिविजुअल। सर ये तो वेरीफाई करेंगे, फोटोग्राफ लेंगे विद अ स्माइल, क्लियर, अलोंग विद वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड विद द एप्लीकेशन फॉर GST इन फॉर्म नंबर GST RE01। जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए उसकी ओरिजिनल कॉपी भी वेरीफाई करेंगे। एट वन ऑफ द फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। अब फैसिलिटेशन सेंटर गुजरात में भी प्रैक्टिकली क्या है, डिपार्टमेंट का ऑफिस ही है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब रूल एंड द एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी कंप्लीट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस लेट डाउन अंडर दिस प्रोविजो। इस प्रोविजो में जो प्रोसीजर लिखा है वो कंप्लीट होगा तभी मानेंगे कि साहब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुई है। अब डिपार्टमेंट का ऑफिसर वेरीफाई करेगा आपकी एप्लीकेशन को बच्चों, और उसको 30 दिन का टाइम दिया है इस तरह के लोगों का एप्लीकेशन को वेरीफाई करने के लिए। क्लियर, 30 दिन में या तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा इफ एवरीथिंग इज ओके, या फिर 30 दिन में उसको लगता है एडिशनल डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो ऐसे केस में वो 30 दिन में आपको नोटिस दे देगा। 7 दिन का टाइम यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर, डन। ये 7 दिन का टाइम अप्लीकेबल नहीं होता है, ये मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कि इनको 30 दिन का टाइम लगेगा। डिपार्टमेंट इनके लिए 30 दिन का वक्त लेगा या तो नोटिस इशू करने का या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। क्लियर, डन। आई होप यू गॉट द पॉइंट सर। और कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, कोई चेंज नहीं, रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई चेंज नहीं सर। आइए बच्चों, फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट का सेक्शन, उसमें कोई चेंज नहीं है सर। टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, अदर डॉक्यूमेंट्स, वहां पर एक छोटा सा चेंज हुआ है सर। चेंज तो क्या हुआ है, क्लेरिफिकेशन है सर, छोटा सा पॉइंट ऐड किया है साहब। पता है हमने पढ़ा था टैक्स इनवॉइस में क्या क्या पर्टिकुलर्स लिखे होने चाहिए, टैक्स इनवॉइस में क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसमें हमने पढ़ा था अगर रेसिपेंट अगर रजिस्टर्ड है तो साहब उसका नाम, एड्रेस, उसका GST नंबर सब कुछ लिखा होना चाहिए बेटा। पर अगर कस्टमर रजिस्टर्ड नहीं है तो बिल के ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सर। अगर कस्टमर रजिस्टर्ड नहीं है पर अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ₹50,000 और मोर, 50,000 या उससे ज्यादा की सप्लाई है, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलोंग विद द नेम ऑफ द स्टेट एंड इट्स कोड। सर ये लिखना कंपलसरी है। अगर 50,000 या उसके अबव की सप्लाई है तो नेम, एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट, उसका सर एड्रेस ऑफ डिलीवरी एंड नेम ऑफ द स्टेट एंड स्टेट कोड लिखना कंपलसरी है। पर अगर 50,000 से कम का अमाउंट है सर, जैसे आप लोगों ने भी कभी कुछ शॉपिंग किया हो, अमाउंट 50,000 से कम का है, आप अनरजिस्टर्ड हो, देखना बिल पे आपका नाम लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। तो पर अनरजिस्टर्ड पर्सन बोलता नहीं मेरा तो नाम लिखना है, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन में स्टिल रिक्वेस्ट द अफोर्सेड डिटेल्स टू बी रिकॉर्डेड इन द टैक्स इनवॉइस। वो बोलेगा कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन लिखनी तो लिखना पड़ेगा सर, नाम, एड्रेस वगैरह, वरना कंपलसरी नहीं है सप्लायर के लिए अगर रेसिपेंट नहीं बोलता है तो। क्लियर, ठीक है साहब। इफ द रेसिपेंट इज अनरजिस्टर्ड, 50,000 या उससे ज्यादा का अमाउंट है तो नाम, एड्रेस वगैरह लिखना कंपलसरी है। 50 से कम है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। रेसिपेंट बोलता है कि नहीं लिखो बिल पे मेरा नाम, एड्रेस ये है तो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। पर एक प्रोवाइजो ऐड करके बोल दिया क्या, अगर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, इफ यू आर सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, या आप खुद इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, या फिर आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज दे रहे हो बेटा, OIDR सर्विस सप्लाई कर रहे हो, ऑनलाइन गेमिंग, एडवर्टीजमेंट थ्रू इंटरनेट सर्विसेज, फेसबुक एड वगैरह होता है ना सर, या फिर आप क्लाउड सर्विसेज एटसेट्रा, ये आप सप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे केस में रेसिपेंट अनरजिस्टर्ड है, देखो रजिस्टर्ड तो सारी इंफॉर्मेशन देना ही पड़ेगा। रेसिपेंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो भी इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो टैक्स इनवॉइस आप इश्यू कर रहे हो सर, उसमें नाम और एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट अलोंग विद इट्स पिन कोड, ना हर सिटी का पिन कोड होता है, एंड द नेम ऑफ द स्टेट एंड द स्टेट नेम ऑफ द स्टेट लिखना पड़ेगा। सुनना बच्चों ध्यान से, वापस बोलता बेटा मैं, अगर आप टैक्सेबल सर्विसेज, गुड्स नहीं, टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो थ्रू ECO, या आप खुद ECO हो, या आप सर्विसेज दे रहे हो OIDR सर्विसेज, OIDR मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो ऐसे केस में इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको, आपके कस्टमर अनरजिस्टर्ड है फिर भी आपको उसका नाम, उसका एड्रेस, पिन कोड एंड नेम ऑफ द स्टेट लिखना कंपलसरी है। और जो आपने ये एड्रेस लिखा है, दिस एड्रेस विल बी कंसिडर्ड एज द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ द रेसिपेंट। दिस एड्रेस शैल बी डीम्ड टू बी द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ द रेसिपेंट। क्लियर, समझ मेरी बात, डन। अच्छा, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ द रेसिपेंट मतलब ये रेसिपेंट का एड्रेस माना जाएगा।
ये प्लेस ऑफ सप्लाई जो आईजीएसटी एक्ट होता है उसमें रिलेवेंट होता है, उसमें काम आता है बच्चों। ये क्लियर सर, समझे मेरी बात? डन। तो कुल मिला के टैक्सेबल सर्विस आप सप्लाई करो थ्रू ईसीओ, या आप खुद ईसीओ हो, या आप ओआईडीआर सर्विस सप्लाई करो, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू सप्लाई आपके कस्टमर अनरजिस्टर्ड है फिर भी आपको उसका नाम, एड्रेस, पिन कोड, स्टेट का नाम लिखना कंपलसरी है। और वो जो एड्रेस उसने लिखा है भाई, जो रेसिडेंट है वो खुद ही अपना एड्रेस लिखेगा बेटा, वही एड्रेस ऑन रिकॉर्ड माना जाएगा कि रेसिडेंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ये रहा साहब। क्लियर? डन सरकार। अब आइए अगला पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट और ऐड हुआ है, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। हमने पढ़ा हुआ साहब, आज मान लो मेरी दुकान है बेटा, मेरी दुकान पे कुछ मैं टैक्सेबल गुड्स बेचता हूं, कुछ एग्जिम गुड्स बेचता हूं, या गुड्स या सर्विसेज जो भी है सर, कुछ एग्जिम है कुछ टैक्सेबल है साहब। तो टैक्सेबल के लिए टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है, एग्जिम के लिए बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ता है। अब सर मेरे कस्टमर अनरजिस्टर्ड है, उनको कोई टैक्स इनवॉइस के बेस पे क्रेडिट मिलता नहीं है, तो मैं चाहूं तो सिंगल डॉक्यूमेंट भी इशू कर सकता हूं, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। हमने पहले पढ़ा हुआ है रूल नंबर 46A। आई कैन इशू अ सिंगल डॉक्यूमेंट नेम्ड एज इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। क्लियर? अब सर ये तो गवर्नमेंट ने रूल बना के ऐड कर दिया, पर इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में लिखना है क्या, कंटेंट क्या क्या होंगे? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक तरह से क्लेरिफिकेटरी नेचर का पॉइंट ऐड किया है, प्रोवाइजो ऐड किया और बोल दिया क्या, जो कंटेंट टैक्स इनवॉइस के लिए हमने प्रिस्क्राइब किया अंडर रूल नंबर 46, मतलब टैक्स इनवॉइस में क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, या फिर अगर स्पेशल केसेस में टैक्स इनवॉइस का हमने प्रोविजन दे रखा है, जैसे बैंकिंग कंपनी के लिए बोला हुआ है क्वार्टरली एक सर एक स्टेटमेंट इशू कर सकते हैं वो लोग, या ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस में टिकट वगैरह, तो स्पेशल केस में जो टैक्स इनवॉइस में कंटेंट लिख रखा है वो, या फिर बिल ऑफ सप्लाई में जो कंटेंट लिखा है वो सारा इंफॉर्मेशन इस इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में होना चाहिए। कोई खास बात नहीं, आप चाहे तो पढ़ लीजिए सर कि इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में होना क्या चाहिए, कंटेंट में क्या क्या लिखा हो जाएगा। फर्दर द सेड सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई शेल कंटेन द पर्टिकुलर्स एज स्पेसिफाइड अंडर रूल नंबर 46 दैट इज फॉर टैक्स इनवॉइस, और रूल नंबर 54 दैट इज टैक्स इनवॉइस इन स्पेशल केसेस। स्पेशल केस मतलब बैंकिंग कंपनी, मूवीज देखने जाते हो ना मल्टीप्लेक्स थिएटर्स वगैरह में, पैसेंजर टिकट वगैरह हो गया बेटा, उन सब केस में जो स्पेशल केस दे रखे वहां वो वाला रूल नंबर 54 है। एंड रूल नंबर 49 दैट इज फॉर बिल ऑफ सप्लाई, मतलब जो टैक्स इनवॉइस में कंटेंट लिखना है वो, और बिल ऑफ सप्लाई में जो कंटेंट लिखना है वो सारा इसमें इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। आओ मालिक सर, एक सर्कुलर और ई इनवॉइस के केस में सरकार हमने पढ़ा हुआ है क्या, अगर किसी भी एसएससी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड, किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस हुआ है, एक्सीडिंग 10 करोड़ है, तो जो B2B सप्लाई वो कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ई इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है। क्या इशू करना कंपलसरी साहब? ई इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है B2B सप्लाई के केस में या एक्सपोर्ट के केस में, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्लियर? पर हमने वहां पे ये भी पढ़ा हुआ है कि कुछ एंटिटीज को वहां एग्जिम किया हुआ है कि आपको आप पर ई इनवॉइस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, आपको ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं। जैसे सर एसीजेड यूनिट, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटीज। अरे हाँ है ना मालिक, सर इस तरह के कुछ लोगों को एग्जिम किया हुआ है, बोला वहां पे ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो सर आप सर्कुलर ये आया है, एक डाउट आया लोगों के मन में कि सर क्या वो पूरी एंटिटी को एग्जाम किया है या उस एंटिटी की कुछ सर्विसेज के लिए एग्जामिशन दिया है ई इनवॉइस के लिए। तो सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोला कि एंटिटी एज ए होल एग्जाम्ड है, वो एंटिटी कुछ भी सप्लाई करे, जैसे बैंकिंग कंपनी है वो कुछ भी सप्लाई करे, भली बैंकिंग सर्विस दे या कोई गुड्स बेच दे, कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर बैंकिंग कंपनी है तो उस पर ई इनवॉइस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। ये एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है सर्कुलर के अंदर बच्चों। जैसे बैंक है बेटा, अब बैंक एक बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बेटा, एग्जांपल है बैंकिंग कंपनी, जो भी लोग वहां पे एग्जाम किए फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ ई इनवॉइस, वो एंटिटीज, वो लोग कुछ भी सप्लाई करे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पूरी एंटिटी को ई इनवॉइस के प्रोविजन से एग्जाम किया हुआ। जैसे बैंकिंग कंपनी बैंकिंग सर्विसेज तो प्रोवाइड करते ही करते हैं, साथ में मान लो बुलियन, जैसे ज्वेलरी, जैसे कोई गोल्ड का सिक्का है बेटा, कॉइन है, वो बेच दिया इन्होंने, गोल्ड का बिस्किट है वो बेच दिया इन्होंने, तो ऐसे केस में सर भले वो B2B सप्लाई है, इनका टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनको ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये एग्जांपल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बेटा। अब बैंकिंग कंपनी, अच्छा बैंकिंग कंपनी इज जस्ट एन एग्जांपल, जो भी लोग एग्जाम्प्ट है ई इनवॉइस के प्रोविजन से, आपकी बुक में ऑलरेडी दे रखे सारे पॉइंट। क्लियर? उन पे कोई भी ट्रांजेक्शन वो कर ले, ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत उनको नहीं है। इलस्ट्रेशन देख लो, अ बैंकिंग कंपनी प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस may also be involved in making supply of some goods including bullion
गुड्स भी तो बेच सकते बेटा। कई बार क्या होता है, लोगों ने, किसी ने लोन पे नहीं किया, कार का लोन पे नहीं किया आपने, कार रीपर्चेज कर ली बैंक ने बेटा, अब कार बेचता है बेटा बैंक, अब कार बेची है तो वहाँ पे ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं बेटा। बुलियन बेचा है, ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं बेटा बैंकिंग कंपनी को, ठीक है। तो पूरी बैंकिंग कंपनी को एग्जाम किया हुआ एक तरह से, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर्स, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, हाँ है ना भाई, इन सबको, एसईजेड यूनिट वगैरह को। The said banking company is exempted from the mandatory issuance of e-invoice for all supplies of goods and services and thus will not be required to issue e-invoice with respect to any supply made by it. कोई भी सप्लाई करे e-invoice इशू करने की जरूरत नहीं है। कोई टफ पॉइंट अगेन नहीं, डन सर, बहुत इजी है यार बहुत इजी है सर। आइए मालिक, अगला ये लो मालिक, ई-वे बिल। अरे सर ई-वे बिल हमने पढ़ा है, रूल नंबर 138 सब रूल नंबर 14 हमने पढ़ा है। कुछ केसेस में ई-वे बिल इश्यू करने की जरूरत नहीं है, भले ही वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीडिंग ₹50,000 उससे कोई कंसर्न नहीं है, आपको ई इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ हमने लिस्ट पढ़ी थी सर, उसमें फर्स्ट पॉइंट था जो भी गुड्स एनेक्सर में मेंशन्ड है उसमें ई इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत नहीं है। उसका पॉइंट नंबर 5 क्या था, ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ्स एंड सिल्वर स्मिथ्स वेयर्स एंड अदर आर्टिकल्स, जो चैप्टर नंबर 71 में कवर है सर। मतलब ज्वेलरी वगैरह अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो सिंस ज्वेलरी बहुत ही सर प्रीशियस गुड्स होती है सर, महंगी गुड्स होती है सर, इसको बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सिक्योरिटी से, बहुत ही सिक्रेसी से, सेफ्टी से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, इसका डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए, इसलिए ई-वे बिल इसके केस में रिक्वायर्ड नहीं है इशू करने के लिए। पर अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, इमिटेशन ज्वेलरी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो वो तो कोई बहुत प्रीशियस नहीं होती ना यार, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, यहां से हटा दिया, एक्सेप्टिंग इमिटेशन ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी को यहां से एक्सक्लूड कर दिया। मतलब अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी या इमिटेशन ज्वेलरी का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो जहां वैल्यू इज एक्सीडिंग ₹50,000 तो वहां ई-वे बिल इशू करना पड़ेगा, ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा अगर आप इमिटेशन ज्वेलरी का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो। कोई खास बात नहीं, लॉजिकल समझ में आया बच्चा, माहौल। तो सर इमिटेशन ज्वेलरी अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, वैल्यू एक्सीडिंग ₹50,000 है तो ई इनवॉइस के प्रोविजन यहां अट्रैक्ट होंगे, ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, माहौल। बाकी सारी ज्वेलरी केस में ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं होती है। आओ बच्चों अगला, सर अगला लास्ट चैप्टर बचा बेटा, रिटर्न्स अंडर जीएसटी। सर रिटर्न्स अंडर जीएसटी में 3 पॉइंट है साहब, बहुत ही मस्त पॉइंट है सर। सबसे पहले मैं ये वाला पॉइंट आपको नहीं पढ़ा रहा सर, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया, ये नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। पहले रूल नंबर 88C ऐड हुआ है, मस्त रूल इंसर्ट हुआ है, पहले ये पढ़ाऊंगा क्योंकि ये जब पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको ये वाला पॉइंट अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके सर, पहले हम ये पढ़ रहे हैं सर। रूल नंबर 88C क्या बोलता है बेटा, मैनर ऑफ डीलिंग विथ, ये नया रूल इंसर्ट हुआ बेटा, मैनर ऑफ डीलिंग विथ डिफरेंस इन लायबिलिटी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड दैट रिपोर्टेड इन रिटर्न। मतलब आपने जीएसटीआर 1 फाइल किया, उसमें आपने सेल ज्यादा दिखाई, मानो 10 करोड़ की सेल दिखाई और उस पर लायबिलिटी कितनी थी जीएसटी की सर, 1 करोड़ की। जबकि आपने जीएसटीआर 3 भी जब फाइल किया तब उसमें आपने लायबिलिटी जो डिक्लेयर करी सेल बहुत कम दिखाई और उसमें जो जीएसटी लायबिलिटी आपने दिखाई वो दिखाई केवल कितनी, 20 लाख रुपए की और 20 लाख के टैक्स पे किया भाई साहब। वाह सर, अब जीएसटीआर 1 में आपने 1 करोड़ का जीएसटी लायबिलिटी दिखाई, मतलब आपने 10 करोड़ का सेल दिखाया, उस पर जीएसटी लायबिलिटी 1 करोड़ की थी। जैसे आपने इधर से जीएसटीआर 1 फाइल किया होगा या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश किए होंगे, यहां से क्रेडिट उठ के सर रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में चली गई होगी बेटा। अब रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में वो क्रेडिट चली गई तो उसने तो सेल्फ असेसमेंट बेस पर क्रेडिट ले लिया होगा बेटा, और इधर आपने सरकार को चूना लगा दिया। कैसे, जब आपने जीएसटीआर 3B फाइल किया तो ऐसे केस में उसमें सेल कम दिखाई, आपने टैक्स की लायबिलिटी बहुत कम दिखाई और टैक्स कम पे किया। मतलब इधर से क्रेडिट जब ट्रांसफर किया आपने वो तो 1 करोड़ की कर दी जीएसटीआर 1 के थ्रू, और टैक्स जब पे करने की बात आई तब केवल 20 लाख रुपए टैक्स पे किया आपने। होशियारी। तो ऐसे केस में रूल नंबर 88C नया इंसर्ट हुआ, क्योंकि लोग देश के कौन से है बेटा, हिंदुस्तानी लोग इतने कलाकार लोग हैं कि मजा आ जाए जीवन के अंदर सर, इतना दिमाग लगाते लोग, बस टैक्स बच जाए, टैक्स का कहीं ना कहीं से मिसयूज करके हम फायदा उठा ले सर। ऐसे लोगों के लिए बोला तुम हिंदुस्तानी लोग, हम हिंदुस्तानी सरकार, व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नेवर डू इनडायरेक्टली, बिलीव इन योरसेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पर ऐसा मत समझो कि हम बेवकूफ है, खुद में विश्वास रखो, सब कुछ आप कर सकते हो, पर ये मत समझो कि सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। तो सरकार ने रूल नंबर 88C इंसर्ट कर दिया और बोल दिया क्या, दिमाग खराब मत कर मंगल। ऐसे केस में हमारा जीएसटी पोर्टल
एनालाइज कर लेगा, चेक कर लेगा, सिस्टम बेस्ड सारा सारा सिस्टम बेटा। इधर से जीएसटीआर 1 में आपने लायबिलिटी ज्यादा दिखाई, इधर से आपने जीएसटीआर 3B के थ्रू लायबिलिटी कम दिखा के कम टैक्स पे किया, तो सर यहां पे डिपार्टमेंट ने रूल नंबर 88C बना दिया और बोल दिया क्या, हम एक अमाउंट या एक परसेंटेज नोटिफाई कर देंगे कि इतने परसेंट अगर डिफरेंट हुआ या इतने अमाउंट का डिफरेंस अगर हुआ जीएसटीआर 1 और 3B की लायबिलिटी में, तो ऐसे केस में उस एसएससी को जिसने जीएसटीआर 1 में ज्यादा लायबिलिटी दिखाई और 3B के थ्रू लायबिलिटी कम दिखा के कम टैक्स पे किया, ऐसे एसएससी को डिपार्टमेंट ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल के थ्रू ही इंटीमेशन भेज देगा, ओ भाई साहब ये क्या कर रहे हो, और इंटीमेशन भेज देगा इनफॉर्म नंबर जीएसटी डीआरसी 01B। सर ये फॉर्म के थ्रू इंटीमेशन चला जाएगा एसएससी के पास में सर, और इंटीमेशन जाएगा सर उसके कॉमन पोर्टल, जैसे जीएसटी पोर्टल पे वो लॉगिन करेगा वहां पे भी चला जाएगा इंटीमेशन, और उसके ईमेल आईडी पे भी इंटीमेशन चला जाएगा। अब उस एसएससी को बोल दिया, ओ भाई साहब या तो ये डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो पे करो, जैसे इस एग्जांपल में 1 करोड़ का टैक्स लायबिलिटी उसने जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर किया और 20 लाख का लायबिलिटी 3B में डिक्लेयर करके टैक्स पे किया, तो 80 लाख का जो डिफरेंस है वो या तो पे करो, या अगर आपसे कोई गलती हुई है जेन्युइनली तो उसका रिप्लाई दो, हमें एक्सप्लेन करो कि ये गलती क्या हुई साहब। हो सकता है ना सर, फर्स्ट ईयर आर्टिकल था, पहली बार रिटर्न फाइल कर रहा था सर, गलती हो गई, 1 जीरो एक्स्ट्रा लग गया हो सकता है, गलती हुई तो बताओ, नहीं गलती तो पे करो साहब, और उस एसएससी को 7 डेज के अंदर अंदर या तो जो डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स है वो पे करना पड़ेगा, या फिर उसका रिप्लाई सबमिट करना पड़ेगा कि ये गलती हो गई थी साहब हमसे, इसलिए ये डिफरेंस दिख रहा है आपको। अब अगर आपने पे कर दिया मैटर क्लोज, पर अगर आपने पे नहीं किया, आपने रिप्लाई सबमिट किया, रिप्लाई डिपार्टमेंट ऑफिसर देखेगा, अगर उसको लगता है जस्टिफाइबल है तो ठीक है मैटर क्लोज, उसको लगता है नहीं मामला गड़बड़ है, या तो आपने रिप्लाई किया ही नहीं, या फिर रिप्लाई क्या वो जस्टिफाइबल नहीं था, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट इमीडिएटली रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर देगा फॉलोइंग द प्रोसीजर गिवन इन सेक्शन नंबर 79। रिकवरी प्रोसीजर आपके कोर्स में नहीं आता है, पर हां मैं बताता हूं, जमीन जायदाद बेच के पैसा रिकवरी कर लेंगे, इतना पावर है इनके पास, डायरेक्ट रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर देंगे अगर आपने 7 दिन के अंदर न तो टैक्स पे किया, न रिप्लाई किया, या फिर रिप्लाई किया पर वो जस्टिफाइबल नहीं था, तो एक्सेप्टेबल नहीं था, तो क्लियर, रिकवरी शुरू कर देंगे आपके अगेंस्ट बेटा। आया ना भाई, खत्म प्रोविजन पूरा बेटा, रूल नंबर 88C। और हां सुन लो, जब तक आप रिप्लाई सबमिट नहीं करते हो, या तो रिप्लाई सबमिट कर दो या फिर पेमेंट कर दो डिफरेंस अमाउंट का टैक्स का 80 लाख रुपए जो था बेटा, या तो अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर दो या फिर आप रिप्लाई सबमिट कर दो। सर अगर आपने नहीं किया तो अगले महीने का जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करने के लिए हम आपको अलाउ ही नहीं करेंगे। ये पॉइंट यहां लिख दिया, बार ऑन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में ये पॉइंट ऐड कर दिया और बोल दिया क्या, अनलेस यू फाइल द रिप्लाई टू सच इंटीमेशन और यू मेक द डिफरेंस अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, क्लियर, तो ठीक है, नहीं तो हम आपको अगले महीने का ना तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइस फर्निश करने देंगे या फिर हम आपको जीएसटीआर 1 भी सबमिट करने नहीं देंगे। क्लियर, डन। ये पूरा प्रोविजन कनेक्ट करते हुए खत्म होता है अब, पर मैं चाहता हूं एक बार आप रीड कर लो सर, कोई खास बात नहीं सर, क्लियर, खत्म हो गया पॉइंट सर, मजा आया ना पॉइंट में सर। सर क्या बोला मालिक, वेयर द, पहले रूल नंबर 88C पढ़ना बेटा, फिर ऊपर वाला पॉइंट पढ़ेंगे हम। वेयर द टैक्स पेबल बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन अकॉर्डिंग विद द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड बाय हिम इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ अ टैक्स पीरियड, किसी पर्टिकुलर मंथ के लिए या क्वार्टर के लिए जो आपने जीएसटीआर 1 सबमिट किया है या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइस फर्निश की है, उसमें जो लायबिलिटी डिक्लेयर करी आपने वो एक्सीड करता है द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय सच पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द रिटर्न फॉर दैट टैक्स पीरियड फर्निश्ड इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 3B। मतलब 3B के अंदर लायबिलिटी दिखाई आपने 20 लाख रुपए की और उतना ही टैक्स पे किया, और 1 में आपने 1 करोड़ का लायबिलिटी दिखा दिया साहब सर, और वो जो अमाउंट एक्सीड कर रहा है वो सच अमाउंट एंड सच परसेंटेज एज में बी रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। क्लियर, तो जीएसटी काउंसिल एक अमाउंट या परसेंटेज फिक्स कर देगा सर, अगर उससे क्रॉस करेगा तो ही नोटिस आएगा सर। तो ऐसे केस में सच रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटीमेटेड ऑफ सच डिफरेंस इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म नंबर जीएसटी डीआरसी 01B। इस फॉर्म में आपको इंटीमेशन आएगा, वैसे फॉर्म नंबर याद करने की जरूरत नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉनिकली आएगा ऑन द कॉमन पोर्टल एंड द कॉपी ऑफ सच इंटीमेशन शैल आल्सो बी सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। और उसमें क्या लिखेंगे, उसमें बताएंगे हाईलाइटिंग द सेट डिफरेंस, डिफरेंस आ रहा है और उसको बताएंगे, बोलेंगे, डायरेक्ट करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, भाई साहब या तो पे कर दो डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट थ्रू फॉर्म नंबर जीएसटी डीआरसी 03, इसके थ्रू टैक्स पे कर दो, या फिर अपना रिप्लाई सबमिट कर दो एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, और ये जो आपको सबमिट करना रिप्लाई या फिर जो पेमेंट करना 7 दिन के अंदर करना, नहीं तो हम रिकवरी शुरू कर देंगे साहब। क्लियर, अब एसएससी को बोल दिया क्या साहब, आपको जो इंटीमेशन आया है उसके थ्रू आप या तो पे कर दो सर अमाउंट थ्रू जीएसटी डीआरसी 03
हाँ है ना, अलोंग विद द इंटरेस्ट आप टैक्स पे कर दो। और सर अगर आपने टैक्स पे कर दिया विद इंटरेस्ट तो वो इंटीमेशन डिपार्टमेंट दे दो इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म नंबर जीएसटी डीआरसी 01B। जो पहले इन्होंने पार्ट ए इशू किया था ना बेटा, इन्होंने पार्ट ए इशू किया था फॉर्म नंबर जीएसटी डीआरसी 01B में, उसके पार्ट बी में आप ये लिख दो कि मैंने ये टैक्स पे कर दिया विद इंटरेस्ट, गलती हो गई तो माफ करें। या फिर आप क्या करें, रिप्लाई दीजिए उसके पार्ट बी के अंदर, आप या तो रिप्लाई दे दो या पे करके उसका इंटीमेशन दो मैंने पे कर दिया। पर जो भी करना है 7 दिन के अंदर करना है। अगर 7 दिन में कुछ भी नहीं किया तो सर ऐसे केस में 7 दिन में कुछ भी नहीं किया तो ऐसे केस में हम रिकवरी इशू कर देंगे। या फिर आपने रिप्लाई सबमिट किया, टैक्स का डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे नहीं किया, रिप्लाई सबमिट किया पर वो रिप्लाई एक्सेप्टेबल नहीं था, तो सच अमाउंट विल बी रिकवरेबल फ्रॉम यू एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 79। क्लियर, डन। प्लस प्लस प्लस, अब इसकी कहानी में आगे यहां कंटिन्यू कर रहा हूं। बार ऑन फाइलिंग ऑफ जीएसटी 1 और यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ऐसे एसएससी को जिसको इंटीमेशन गया डिपार्टमेंट की तरफ से अंडर रूल नंबर 88C सब रूल नंबर 1, उसने अगर 7 दिन में रिप्लाई कर दिया है टैक्स का पेमेंट कर दिया तो ठीक है सर, पर उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया या उसने पेमेंट नहीं किया, तो जब तक वो पे नहीं करता या रिप्लाई नहीं करता तब तक वो अगले टैक्स पीरियड का जीएसटी 1 भी सबमिट नहीं कर पाएगा और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस भी फर्निश नहीं कर पाएगा। क्लियर, डन। ये पॉइंट यहां पर ऐड किया। अच्छा, 2 पॉइंट ऑलरेडी थे सर, जस्ट रिवीजन के लिए बता रहा हूं मैं आपको बेटा। सर अगर आपने आप मंथली जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 फाइल करते हो तो प्रीवियस मंथ का आपने 3B फाइल नहीं किया तो करंट मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाओगे। और अगर आप क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करते हो, क्वार्टरली जीएसटीआर 3B फाइल करते हो, तो प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड मतलब पिछले क्वार्टर का आपने 3B अगर फाइल नहीं किया तो करंट टैक्स पीरियड में ना आप जीएसटीआर 1 फाइल कर पाएंगे, ना आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइस फर्निश कर पाएंगे। ये 2 पॉइंट पहले से थे। थर्ड पॉइंट क्या ऐड किया बेटा इन्होंने कि सरकार आपको अगर इंटीमेशन इश्यू हो रखा है अंडर रूल नंबर 88C सब रूल नंबर 1, तो जब तक आप उसका रिप्लाई नहीं दे देते हो या जब तक आप डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे नहीं कर देते हो तब तक आपका सर जीएसटीआर 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप फाइल नहीं कर पाएंगे। क्लियर, डन। सरकार आई होप चीजें समझ में आ रही है मस्त वाली आपको। लास्ट पॉइंट ऑफ द अमेंडमेंट, सर एनुअल रिटर्न फाइल करने में अगर आप लेट हो गए, क्या फाइल करने में लेट हो गए बेटा, एनुअल रिटर्न फाइल करने में अगर आप लेट हो गए तो लेट फाइलिंग फी कितनी है, ₹100 पर डे और 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट व्हिचएवर इज लोअर। ये CGST का लेट फाइलिंग फी है एनुअल रिटर्न फाइल करने में लेट हुए तो बेटा। अच्छा, नॉर्मल रिटर्न फाइल करने में लेट होते हो तो उसका लेट फाइलिंग फी हमने पढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया वो भी हमने पढ़ा हुआ है सर। पर अगर एनुअल रिटर्न फाइल करने में अगर आप लेट हुए तो ₹100 पर डे इज द लेट फाइलिंग फी और 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट व्हिचएवर इज लोअर इज द लेट फाइलिंग फी। ₹100 पर डे और 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट व्हिचएवर इज लोअर इज द लेट फाइलिंग फी। एनुअल रिटर्न फाइल करने में लेट हुए तो क्लियर। पर भाई साहब ₹100 पर डे बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 0.25% ऑफ द टर्नओवर बहुत भारी अमाउंट होता है सर। टर्नओवर इतना मार्जिन नहीं होता लोगों के पास, इसलिए यहां पे गवर्नमेंट ने अपना पावर यूज करके फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ऑनवर्ड्स एनुअल रिटर्न फाइल करने में अगर कोई एसएससी लेट हुआ तो लेट फाइलिंग फी को रिड्यूस किया है, लेट फाइलिंग फी को कम किया है। कितना कम किया देखना बेटा ध्यान से, इट डिपेंड्स ऑन क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। फर्स्ट, अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू ₹5 करोड़ इन द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर का आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है उस फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर अगर अप टू ₹5 करोड़ था, अप टू ₹5 करोड़ था, तो लेट फाइलिंग फी आपके लिए कर दी कितनी, ₹25 पर डे और 0.02%, वहां था 0.25% नॉर्मली, इनके लिए कर दिया 0.02% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। टर्नओवर इन द स्टेट मतलब उस एसएससी का उस स्टेट में कितना टोटल टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर एक तरह से, उसका 0.02% आपको क्या करना पड़ेगा, लेट फाइलिंग फी पे करनी पड़ेगी साहब। मैक्सिमम अमाउंट है बेटा ये ₹25 पर डे और 0.02% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट व्हिचएवर इज लोअर इज द लेट फाइलिंग फी। ये CGST का लेट फाइलिंग फी है, इक्वल लेट फाइलिंग फी इज एप्लीकेबल इन अंडर SGST एक्ट आल्सो बेटा, ये तो आपको नॉर्मल पता है बेटा। प्लस अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर जिस फाइनेंशियल ईयर का आप एनुअल रिटर्न फाइल करने में लेट हो रहे हो उस फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर वाज मोर देन ₹5 करोड़ बट अप टू ₹20 करोड़ था, तो ऐसे केस में लेट फाइलिंग फी ₹50 पर डे कर दी है, पर मैक्सिमम अमाउंट विल बी 0.02% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट व्हिचएवर इज लोअर। मतलब
अगर 5 करोड़ या उससे कम 5 करोड़ से कम टर्नओवर है, सॉरी 5 करोड़ या उससे कम टर्नओवर तो 25 रुपए और 0.02%, और 5 करोड़ से ज्यादा पर अप टू 20 करोड़ है तो 50 रुपए पर डे और 0.02% ऑफ द टर्नओवर, विच एवर इज लोअर। पर अगर ध्यान दीजिए बच्चों, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से क्रॉस किया हुआ साहब, और उस फाइनेंशियल ईयर का आप एनुअल रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए, तो ऐसे केस में लेट फाइलिंग फी रिड्यूस नहीं करी, ऐसे केस में तो यही लगेगा 100 रुपए पर डे और 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट विच एवर इज लोअर। ये लेट फाइलिंग फी है बेटा। क्लियर? डन। भारत माता की जय। आई रिपीट सर, नॉर्मली एनुअल रिटर्न फाइल करने का लेट फी कितना है बेटा? एनुअल रिटर्न फाइल करने में अगर आप लेट हो गए तो लेट फाइलिंग फी कितना है सर? अगर आपका जिस फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न फाइल करने में लेट हो रहा है उस फाइनेंशियल में टर्नओवर कितना है, अप टू 5 करोड़ है तो ₹25 और 0.02% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट। और सर अगर आपका एग्री टर्नओवर एक्सीडिंग 5 करोड़ है पर अप टू ₹20 करोड़ है तो कितना बेटा? ₹50 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 0.02% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट। टर्नओवर इन द स्टेट मतलब टोटल टर्नओवर, टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जिम टर्नओवर सब कुछ आता है बच्चा। हमने कंपोजिशन स्कीम में वर्ड पढ़ा हुआ बेटा ये। क्लियर? सर एक तरह से एग्रीगेट टर्नओवर होता ना, वैसे ही उस स्टेट में जितनी भी ब्रांच है उन सबका टर्नओवर, उस स्टेट में जिस राज्य में हो उस स्टेट का जितनी भी ब्रांच है उन सबका टोटल टर्नओवर ऐड करना है, उसका 0.02% इज द लेट फाइलिंग फी मैक्सिमम। पर अगर आपका टर्नओवर एक्सीडिंग ₹20 करोड़ था तो ऐसे केस में ₹100 पर डे और 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट विच एवर इज लोअर इज द लेट फाइलिंग फी। भारत माता की जय। और इसी के साथ ये सारे अमेंडमेंट भी कवर होते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप प्रैक्टिकली पढ़ते हो, चीजों को समझ के पढ़ते हो, तो सर अमेंडमेंट से कभी डर नहीं लगता सर। मैं आपको बोला हुआ है सर, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। बिलीव इन योरसेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सारे अमेंडमेंट कवर्ड। क्लियर? अमेंडमेंट बहुत ज्यादा थे भी नहीं सर। माहौल के साथ पढ़ो, कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, खुश होकर पढ़ो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़े, मस्त होके पढ़े। माई ऑल विशेज आर फॉर यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर नवंबर 23 एग्जाम्स। लगा दो अपना पूरा दम। बोलते ना अपना टाइम आएगा, मैं कह रहा हूं अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया है। और अगर अभी आपने मेहनत नहीं करी तो अपना टाइम कभी नहीं आएगा। तो लगा दो अपना पूरा दम। एंड सर क्या लिखा है? एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इन योर सेल्फ। और ये विश्वास रखते हुए कि आप सब कर सकते हो, मेहनत कर दो, लगा दो अपना पूरा दम। फिर सर भगवान आपके साथ है, हम सब आपके साथ है, आपको 100% सक्सेस मिलेगी अपनी लाइफ में। ऑल द बेस्ट। माहौल, लव यू लॉट, टेक केयर, ऑल विशेस आर फॉर यू। लव यू लॉट, बाय।